जो मालूमात अब तक हासिल हुई हैं, उनसे पता चलता है कि सल्लू और जुबैदा में ताल्लुकात तो बेशक मौजूद थे, लेकिन अब उनमें वो पहली जैसी शिद्दत नहीं थी। कम से कम इतनी शिद्दत नहीं थी कि वो एक दूसरे को पा लेने के लिए दो इंसानी जानों से खेल जाते। इसे हम एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि बशीरा और सुगरा 2-3 रोज के वक्फे से नाकानी मौत का शिकार हुए। हमारी इस सोच को कल रात वाले वाकयात से मजीद तक़वियत मिल रही है। कब्रिस्तान के करीब जख्मी होने वाले चांद नवाजिश ने जो बयान दिया है, वो बड़ी हद तक बशीरा की बीवी जुबैदा के बयान से मिलता है। इस मुफस्सिल बयान की कार्बन कॉपी में आपको अरसाल कर रहा हूं। चांद ने हमला आवर का जो नक्शा और हुलिया बयान किया है, उससे ये शुबा मजबूत होता है कि ये तीनों वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। मैं आपसे राब्ता कायम रखूंगा। जो ही यहां से फुर्सत मिली, मैं खुद हाजिर होकर तफसीली बयान करूंगा। ये तहरीर लिखकर शौकत ने गुड्डू साहब के हवाले कर दी और साथ में ज़बानी भी समझा दिया कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। जिस वक्त शौकत और गुड्डू मसरूफ़ गुफ्तगू थे, मैंने गांव की बैठक की तरफ रुख किया। देहात के दायरे मेरे लिए हमेशा से पसंदीदा जगह रहे हैं। उन जगहों पर अजीब सी रुमानियत पाई जाती है। गांव के बड़े बूढ़े यहां जमा होते हैं और दुनिया जहां की बातें करते हैं। अक्सर औकात नौजवान भी आ जाते हैं और अपनी अलहदा टोली बना लेते हैं। लड़के बाले कोने खतरों में दुबक कर बड़ों की बातें सुनते हैं और हैरान होते हैं। कहानियां सुनाई जाती हैं, लतीफों का तबादला होता है, हंसी मजाक किया जाता है, साथ साथ आग सेकी भी जाती है, गन्ने चूसे जाते हैं, भुने हुए चने चबाए जाते हैं। उन चौपालों में कभी कभी हंसी मजाक इतना बढ़ जाता है कि तलखी की नौबत आ जाती है। ऐसे में बड़े बूढ़े मामला रफा दफा कराते हैं। थोड़ी ही देर में लड़ने भड़ने वाले फिर से एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर कह कह लगा रहे होते हैं। दायरा एक तरह से पूरे गांव की जिंदगी का आईना होता है। गांव के शबो रोज की हर झलक यहां देखी जा सकती है। मैं दायरे में पहुंचा तो दोपहर हो रही थी, लेकिन सूरज को बादलों ने ढांप लिया था और सर्दियों की कमजोर लाचार सी धूप भी गायब हो चुकी थी। रास्ते में गांव की गलियों से गुजरते हुए मुझे अजीब सी सनसनी महसूस हुई थी। हर जानदार और बेजान शय जैसे खौफ के कोहरे में जा दुबकी थी। मुझे कहीं कोई बच्चा खेलता नजर नहीं आया। अक्सर घरों के दरवाजे बंद थे। अभी शाम दूर थी, लेकिन लगता था कि गली कूचों में वीरानी पर फैलाने लगी है। दायरे के धुआं धुआं फजा में लोग मौजूद थे, बल्कि काफी लोग मौजूद थे। हस्ब तवक्कुह बहस का मौजू वही था जो होना चाहिए था। लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक ख्यालात का इजहार कर रहे थे। गांव के चंद पढ़े लिखे लोग, जिनमें मास्टर रियाज और कंपाउंडर रहमत वगैरह भी शामिल थे, इस मामले को अपने अंदाज से देख रहे थे। उनका ख्याल था कि कोई जराइम पेशा शख्स है जिसने लोगों को डराने के लिए बहरूप भर रखा है। हो सकता है कि उसने अपने चेहरे पर कुछ चढ़ा रखा हो या इस किस्म का कोई और हरबा इख्तियार कर रखा हो। कुछ ये कह रहे थे कि हो सकता है ये कोई अजीबुल खलकत जंगली जानवर हो। किसी ने अब तक उसे रोशनी में नहीं देखा। साया देखकर यह कहना कि वो कोई बंदा है ठीक नहीं है। मास्टर नूरदीन ने लुक़मा देते हुए कहा, यह बात इतनी बेवजन नहीं है। आप लोगों को याद ही होगा पिछले से पिछले बरस जयपुर गांव में क्या हुआ था। क्या हुआ था? एक उदेड़ उमर शख्स ने पूछा। हाँ, मुझे याद आ गया है, मास्टर नूरदीन के बजाय डाकिए अब्दुल रहमान ने कहा। जयपुर में खूनी जानवर के चर्चे हुए थे। कई लोगों ने कहा था कि गांव में कोई खूनी बला घुस गई है जो राहगीरों को जख्मी कर रही है। बहुत से लोगों को वो बात याद आ गई और वो अपने सर इस बात में हिलाने लगे। कंपाउंडर रहमत ने कहा, वो खबर तो अखबार में भी छप गई थी। अल्लाह बख्शे बाबू एजाज शहर से अखबार लेकर आ रहा था, लेकिन बाद में नतीजा क्या निकला? क्या निकला? मैंने पूछा। कंपाउंडर रहमत ने कहा, कुछ भी नहीं जी, कोई बला शला नहीं थी। वो सिया की नस्ल का कोई जानवर था जो दरियाई इलाके में कभी कभार देखने में आता था। दायरे की धुआं धुआं फजा में ताज़ा तरीन हालात पर गुफ्तगू जारी रही। आमतौर पर औरतें गांव के दायरे में मौजूद नहीं होती, लेकिन ये गैर मामूली हालात थे। 2-4 औरतें भी कोने खदरों में खड़ी थी। मैंने अंदाजा लगाया था कि बागपुर का अनपढ़ तबका, खास तौर से औरतें, निहायत खौफजदा हैं। अक्सर खवातीन बेहद यकीन से हवाई चीज़ों और उनकी कारिस्तानियों का जिक्र कर रही थीं। मौजूदा वाक़यात के हवाले से उनका तज्जिया था कि गांव के कब्रिस्तान में कोई हवाई चीज़ मौजूद है। वो तारीकी में निकलती है और लोगों को हलाक करती है।
मेरे लिए ये सब बहुत सनसनीखेज था। मुझे लग रहा था कि लाहौर की रोशनियां, वहां की जदीद जिंदगी दूर, बहुत दूर रह गई है। मैं एक पुरस्कार माहौल में आ गया हूं, जहां अनहोनियां हो रही हैं और लोग अनहोने अंदाज में सोच रहे हैं। इस दौरान में हवलदार फिदा हुसैन भी दायरे में पहुंच गया। वो सादा कपड़ों में था। वो बागपुर का ही रहने वाला था। मकामी लोगों के साथ वो घुल मिलकर बातें करता था। मुझे अब तक के मेलजोल से बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि फिदा हुसैन जबरदस्त तोहम परस्त वाक़ हुआ है। वो तावीज़ गंडे और झाड़ फूंक पर बहुत यकीन रखता था। दर हकीकत वो देहाती पुलिस के उस तबके से था जो मुलजिमों की तलाश के लिए लोटा घुमाते थे और तोतों से फाले निकलवाते थे। फिदा हुसैन ने दायरे के मोअज़्ज़िज़ तरीन फर्द बाबे सादिक को मुखातिब करते हुए कहा, चाचा, आप माने या ना माने, पर मेरा दिल कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है सच्चे साईं की वजह से हो रहा है। ये दरअसल हमारी गलतियों की सजा हमें मिल रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? बाबे सादिक ने वजाहत तलब की। मेरे ख्याल में इन सारी बातों का आपको भी खबर है। सच्चे साईं की तरफ हमारा ध्यान कम से कम होता जा रहा है। आपने देखा ही होगा पिछले उर्स पर क्या हुआ था। मुश्किल से 200-300 बंदा इकट्ठा हुआ होगा। वहां लंगर भी ना होने के बराबर था। कंपाउंडर रहमत ने कहा, यार फिदा, तुम्हें पता ही है उस दिन तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से कोई और काम तो नहीं रुका ना? फिदा हुसैन ने तेजी से बात काट कर कहा, रमजान तेली की बेटी की शादी भी तो उसी दिन हुई थी और चौधरी जी के भतीजे के खतने भी हुए थे ना कि नहीं? शादी की तो मजबूरी थी, मुंडे वालों को तारीख दी हुई थी। मास्टर नूरदीन ने वजाहत की। मास्टर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम तो वैसे ही अल्लाह वालों के मुनकिर हो। एक तवील बहस शुरू हो गई। हुक्के ज्यादा तेजी से गड़गड़ाए जाने लगे। आवाजें कभी तेज हो जाती और कभी मध्यम हो जाती। हाथों के इशारे भी इस तरह कभी दुरुस्त हो जाते और कभी नरम पड़ जाते। मैंने करीब बैठे डाकिए अब्दुल रहमान से पूछा, ये सच्चे साईं का क्या मामला है? कुछ भी नहीं है सर, वो सरगोशी में बोला। हवलदार पीरी फकीरी पर बड़ा यकीन रखता है। आप जानते ही हैं, ऐसे लोग हर मामले को दूसरा रंग देते हैं। सच्चे साईं का मजार यहां से 10-12 मील के फासले पर है। काफी ऊंचा टीला है जिस पर मजार बना हुआ है। रास्ता भी बड़ा दुश्वार गुजार है। आखिरी 2-2.5 मील का रास्ता तो बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि कम लोग वहां हाजिरी देने जाते हैं। ज्यादातर लोग अब रधू वाली की तरफ शमसी दरगाह पर चले जाते हैं। बागपुर में जो लोग सच्चे साईं के पक्के मुरीद हैं, उनका ख्याल है कि मजार पर कम हाजिरी की वजह से साईं जी नाराज हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से बागपुर में जो हादिसात हो रहे हैं, उनकी वजह साईं जी की नाराजगी ही है। हवलदार फिदा हुसैन और मास्टर नूरदीन की बहस नुक्ताए उरूज पर पहुंच चुकी थी। इस दौरान में जमा साल अफराद की एक टोली मास्टर नूरदीन के हक में बोलने लगी और हवलदार फिदा हुसैन का पल्ला हल्का हो गया। जमा साल टोली की राय भी ये थी कि जो खून खराबा हुआ है उसे किसी जिन भूत के खाते में नहीं डाला जा सकता। ये किसी जराइम पेशे बंदे का काम है, या फिर हो सकता है कि कोई जानवर हो, कोई पालतू बनमानस, या फिर किसी मदारी का फरार हो जाने वाला रीछ, या इसी किस्म की कोई और शय। अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक लोग मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जिस गुरु का ख्याल था कि ये कोई जानवर या अजीबुल खलकत जानवर होगा, उन्होंने फैसला किया कि कब्रिस्तान और नवाई खेतों के गिर्द घेरा डालकर हांका किया जाए, यानी खूब ढोल कनस्तर बजाए जाए और इस इम्कानी जानवर को हाँक कर उसकी पनाहगाह से बाहर लाया जाए। गांव के जवान और लड़के बाले इस तजवीज के जबरदस्त हामी बन गए और अपने जोश व खरोश का इजहार करने लगे। हवलदार फिदा हुसैन और उसके हमनवा बुरे बुरे मुंह बना रहे थे। उनका ख्याल था कि इस रूहानी मसले का रूहानी हल होना चाहिए और खामखा का शोर शराबा हालात को मजीद खराब कर सकता है। सूरज डूबने से पहले ही बागपुर का यह हाल हो गया कि तमाम गलियां और रास्ते सुनसान नजर आने लगे। मैं उस वक्त थाने में शौकत के पास मौजूद था। शौकत ने रूटीन की पूछगछ के लिए मतूफी बशीरे की बेवा जुबैदा को बुलाया हुआ था और उससे बातें कर रहा था। जुबैदा का ससुर भी उसके साथ था। इस दौरान में गांव के चंद सरकर्दा अफराद थाने आए। उन्होंने शौकत से कहा कि उन्होंने अपने तौर पर गांव में ठेकरी पहरे का इंतजाम कर लिया है। नौजवानों की 3 टोलियां बनाई गई हैं जो रात भर गांव में गश्त करती रहेंगी। हर टोली के पास कम से कम 1 बंदूक या पिस्तौल होगा।
मास्टर नूरदीन ने शौकत से दरखास्त की कि पुलिस के 2 बंदे भी हर टोली के साथ मौजूद रहें तो बहुत अच्छा होगा। शौकत के पास काफी अमला मौजूद था। उसने एक एएसआई और 4 कांस्टेबल गांव वालों के साथ रवाना कर दिए। मास्टर नूरदीन ने यह भी बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान और आसपास के खेतों में हाका भी किया गया है, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव वाले वापस चले गए। एक संतरी ने अंगीठी दहकाकर कमरे में रख दी। सरे शाम ही सख्त ठंड हो गई थी। रोजाना की तरह एक तवील काली शब सर पर थी और उस शब में एक भयानक अंदेशा सांप की तरह सरसरा रहा था। अब हम कमरे में अकेले थे। हमने मंतकी अंदाज में अब तक के वाकयात का तज्जिया शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने बताया है कि शौकत एक पढ़ा लिखा थानेदार था। देहाती माहौल में रहने के बावजूद नमक की कान में नमक नहीं हुआ था। वो अपनी तफ्तीश को अकल के पैमाने और ठोस शहादतों के दायरे से बाहर नहीं जाने देता था। हवाई चीजों और उनकी प्रोसार कारस्तानियों पर यकीन करना मेरी तरह उसके बस में भी नहीं था। हम दोनों एक ही अंदाज में सोच रहे थे और हमारे तज्जिए का रंग ढंग भी एक ही था। शौकत लालटेन की लौ ऊंची करते हुए बोला, हाँ यार असलम, कुछ रोशनी डालो इन हालात पर अपने अंदाज में। अपने अंदाज से तुम्हारा क्या मतलब है? भाई वही सहाफियाना स्टाइल जिसमें चूंकि चुनाचे गोया दरी असना बात अज़ां जैसे अल्फाज का वाफिर इस्तेमाल होता है। एक तो तुमने मेरी छुट्टियां बर्बाद कर दी, ऊपर से मजाक का निशाना बना रहे हो। मेरा ख्याल है कि इस गोरख धंधे से निकलकर लाहौर सुधार लूं तो बेहतर है। अपने जिगरी यार को इस अनोखी मुसीबत में छोड़कर जाओगे तो हया नहीं आएगी। सच कहते हैं पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अच्छा छोड़ो इन घिसे पिटे मुहावरों को, जरा अपने रोशन रोशन तबसरे से मेरी खोपड़ी रोशन कर दो। कुछ देर तक हमारे दरमियान नोक झोंक हुई। फिर मैंने नया सिगरेट सुलगाया और गहरा कश लेते हुए कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि देखा देखी हरास की फजा पैदा हो जाती है। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक आसेब तो खौफ का जज्बा होता है, जो इंसानी जहन को इस तरह जकड़ता है कि हर तरफ आसेब ही आसेब नजर आने लगते हैं। अगर हम शुरू से इन वाकयात पर गौर करें तो वाकयात की कड़ियों को यूं मिलाया जा सकता है। एक अकेली औरत यानी जुबैदा को अपने घर के सहन में कोई अजीब शय खड़ी नजर आई। कोई हेवला था, कोई साया था या कुछ और। बहरहाल जुबैदा के डरे हुए जहन ने उस शय को एक बला की शक्ल दे दी, या फिर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत रही हो, बहरहाल जुबैदा के सनसनीखेज बयान के चंद ही घंटे बाद उसका शौहर बशीरा कत्ल हो गया। उस कत्ल का तस्करा करीब जवार में फैल गया। खौफ की फजा पैदा हुई और लोगों के जहन में एक तरह का डर जड़ पकड़ गया। ना खुशगवार इत्तेफाक ये हुआ कि उसके बाद दूसरी वारदात हुई। सुगरा की लाश गन्ने के खेत में पाई गई। मुजरिम का कोई खोज नहीं मिला। लोगों के जहनों में जमा हुआ डर कुछ और भी शदीद हो गया। तुम्हारा दोस्त चांद भी उन्हीं लोगों में शामिल था और इसी माहौल का हिस्सा था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। अपनी बात जारी रखो, वो अंगीठी के दोनों जानिब पांव फैलाते हुए बोला। मैंने सिगरेट का गहरा कश लेकर कहा, चांद के जहन में भी वही खौफ मौजूद था जिसने दूसरे लोगों को घेर रखा था। कल जब चांद तारीख सर्द रात में कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो लाशऊरी तौर पर वो खौफजदा था। तेज हवा चल रही थी। मुमकिन है कहीं कोई आहट हुई हो, या दरख्त का साया झूमा हो, या फिर किसी कब्र की चादर वगैरह उड़कर चांद की तरफ आई हो। बहरहाल इस किस्म का कोई भी वाकया हो सकता है। पहले से डरा हुआ चांद कुछ और डर गया और दौड़ पड़ा। उसका जिस्म तनोमंद है। ऐसा शख्स तारीकी में और खौफ के आलम में ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकता। कब्रिस्तान से निकलते निकलते उसे ठोकर लगी और वो फैज के मवेशियों के पास औंधे मुंह गिर गया। मैंने एक लम्हा तवक्कुफ किया और शौकत की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है। अगर कोई पुरस्कार साया वाकई चांद का पीछा कर रहा था और वो उसे नुकसान भी पहुंचाना चाहता था, तो फिर चांद को जमीन बोझ छोड़कर वापस क्यों चला गया? उसने चांद पर हमला क्यों नहीं किया? इसकी वजह तुफैल अहमद रहा होगा। वो चांद का शोर सुनकर जाग गया था। हमला आवर ने जब एक के बजाय 2 बंदे देखे तो वापस चला गया। तुमने चांद के बयान पर ज्यादा गौर नहीं किया। चांद का कहना है कि तुफैल जागने के फौरन बाद ही भाग खड़ा हुआ था, लेकिन तुफैल ने तो कहा है कि उसने चांद को गिरते देखा था और फिर उसके पीछे हेवले को भी देखा था। बाद में उस हेवले ने ललकारने की कोशिश भी की थी। तुफैल और चांद के बयान में तजाद है मोहतरम इंस्पेक्टर साहब।
मेरा ख्याल है कि तुम तुफैल को थोड़ा सा मजीद कुरे दो। तकरीबन आधे घंटे बाद तुफैल नामी वो कारिंदा फिर शौकत के सामने था। इस मर्तबा शौकत ने उसके साथ जरा सख्ती से बात की। वो कड़क कर बोला, मेरे साथ ओंगी बोंगी नहीं मारनी। जो कुछ भी तुमने देखा या सुना है मुझे साफ साफ बताओ। एक लफ्ज की कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, सुना है? एक लफ्ज की कमी बेशी भी नहीं। तुफैल ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। माई बाप, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा कोई फायदा नहीं है जी इसमें। चांद का कहना है कि तुम चारपाई से उठते ही भाग खड़े हुए थे, जबकि तुम कहते हो कि तुम वहीं रुके रहे। तुमने चांद के पीछे आने वाले को देखा और उसे ललकारा भी था। कुछ देर तक तुफैल ने अपने पहले बयान का दिफा करने की कोशिश की, लेकिन शौकत बड़ी सख्त जबान बोल रहा था। जल्दी तुफैल ने हार मान ली और उसके साथ ही यह भी मान लिया कि उसने गलत बयान किया है। उसने चांद साहब के पीछे कुछ नहीं देखा था। वो कहने लगा, मैं जब जागा तो चांद साहब भागे हुए मेरी तरफ आ रहे थे। उनके मुंह से डरी डरी आवाजें निकल रही थी। फिर वो बैलों की खुरली के पास आकर रुक गए। मुझे उनके पीछे कोई शय नजर नहीं आई। बस मैंने अंदाजा लगाया कि अगर वो डर कर भागे हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। शौकत ने तीफे से कुछ मजीद सवाल जवाब किए, उसके बाद उसे वापस भेज दिया। उसके जाने के बाद हम देर तक तबादला ख्याल करते रहे। तुफैल के नए बयान से उन ख्यालात की तायद होती थी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने शौकत के सामने बयान किए थे। बाज़ औक़ात बेजा खौफ इंसानी जहन को इस तरह जकड़ता है कि वो बेवजूद चीज़ों को देखने और सुनने लगता है। ये ऐन मुमकिन है कल रात चांद के साथ जो कुछ हुआ वो वाहिमे के सिवा और कुछ ना हो। कब्रिस्तान से गुजरते वक्त उसके डरे हुए जहन ने तारीकी के पर्दे में कुछ अशकाल बनाई हो और उसे सरपट भागने पर मजबूर कर दिया हो। ये अगली शाम का वाकया है। शौकत ने मुझे बताया कि चौधरी अरबाब ने हम दोनों की दावत कर रखी है। शौकत ने बताया कि काम से फारिग होकर 8 बजे के करीब चौधरी की हवेली में जाएंगे। यार, मेरा जाना क्या जरूरी है? मैंने जमाई लेते हुए कहा। ओए खोते, चौधरी तेरी शान ही तो बढ़ाना चाह रहा है। उसे पता है कि तू मेरा लंगोटिया यार है। मैं जानता हूं शौके, ये चौधरी और जमींदार लोग किसी की इज्जत अफजाई नहीं करते। ये बस अपने नंबर बनाते हैं और अपने रास्ते सीधे करते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि चौधरी बहुत गहरा बंदा है। ये आम चौधरियों की तरह गरजता बरसता नहीं है, और जो लोग गरजते बरसते नहीं वो खामोशी से बरस भी जाते हैं। मैंने कहा। वो कहते कहते खामोश हो गया। यार, तुम जानते हो कि मुझे अधूरी बात से चिढ़ है, मैंने कहा, और तुम भी जानते हो कि मैंने तुमसे कभी अधूरी बात नहीं की। तो फिर अब क्यों कर रहे हो? चलो, जो आम है वही बता दो। शौकत ने गहरी सांस ली और बोला, क्यों नहीं, बस कल मुझे एक हल्का सा शक हुआ था। चांद के जख्मी होने के बाद मैं चौधरी की हवेली में गाड़ी लेने के लिए गया था। मेरी दस्तक पर चौधरी के कारिंदे ने गेट का छोटा दरवाजा खोला और सलाम किया। मैंने उसे कहा कि वो आलमगीर को बुलाए। कारिंदा आलमगीर यानी चौधरी के बेटे को बुलाने चला गया। मैं टेवड़ी में ही खड़ा रहा। उस वक्त तेज हवा चल रही थी। मुझे हवेली के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। यूं लगा जैसे कोई औरत किसी बंद कमरे के अंदर चीख रही है। उस वक्त चांद की परेशानी थी और बहुत जल्दी भी थी। मैं उन आवाजों पर ज्यादा गौर नहीं कर सका। हो सकता है कि यह किसी औरत के बजाय बच्चे की आवाज हो। मैं इस बारे में आलमगीर से पूछने का इरादा रखता था, लेकिन फिर जल्दी में यह बात भी जहन से निकल गई। आज सुबह जब आलमगीर को देखा तो फिर से यह वाकया जहन में आ गया। हमारी बातों के दरमियान ही गाड़ी का इंजन का शोर सुनाई दिया। इस गांव में 2 ही गाड़ियां थी, एक शौकत वाली खटारा जीप, दूसरी चौधरी के अंग्रेज मेहमानों की सुर्ख कार। जीप तो सामने थाने के सहन में खड़ी थी। ये अंग्रेजों की शेवरलेट कार ही हो सकती है। वो धूल उड़ाती हुई थाने के ऐन सामने से गुजरी और हवेली की तरफ चली गई। मुझे खूबरू सलोविया याद आ गई और उसके साथ ही कूंज के शिकार का वो वाकया भी याद आ गया जो 2 दिन पहले सुबह सवेरे पेश आया था। मैं और शौकत कुछ देर तक चौधरियों के और उनके मेहमानों के बारे में गुफ्तगू करते रहे। इसी दौरान में बिल जबर का एक केस थाने में आ गया और शौकत अपने साइल की तरफ मुतवज्जे हो गया। शाम 8:30 बजे के करीब हम चौधरी अरबाब की हवेली में पहुंचे। ये नीम पुख्ता हवेली अपनी ऊंची दीवारों, बुर्जियों और रंगदार शीशों के साथ गांव में सबसे नुमायां नजर आती थी। पूरे गांव की तरह हवेली के इर्द गिर्द भी एक पुरंदेश खामोशी तारी थी। हवेली के फाटक पर 2 मुसल्लह अफराद पहरेदारी कर रहे थे। हवेली के अंदर दाखिल हुए तो रौनक नजर आई। हवेली की अंदरूनी आराइश और सजावट बाहर से बढ़कर थी।
चौधरी के बेटे आलमगीर ने इत्तेफाक से इस्तकबाल किया और अंदर वसी व अरीज बैठक में ले आया। यहाँ वो तीनों अंग्रेज मौजूद थे जिनसे 2 दिन पहले खेतों में मुलाकात हुई थी, और महजबीन सलोविया भी मौजूद थी। एक लम्हे के लिए मेरी और उसकी निगाहें मिली। मुझे उसकी नीलगों आंखों में शनासाई की चमक नजर आई। चौधरी अरबाब के अलावा एक मकामी शिकारी भी बैठक में मौजूद था। उसका नाम बाद में राजी जान मालूम हुआ। वो पुख्ता रंग और दरमियानी उम्र का शख्स था। चौधरी अरबाब हस्बे मामूल सफेद बर्राक धोती कुर्ते में मलबूस था। सर पर ऊंचे शिमले वाली पगड़ी थी। चौधरी के सुर्ख व सफेद चेहरे पर तमाजत महसूस हो रही थी। जल्द ही अंदाजा हो गया कि यह शराब की तमाजत है। अल्कोहल की बू चारों तरफ महसूस हो रही थी। एक गोशे में तपाई पर मीना और सागिर दिखाई दे रहे थे। दरअसल यहां शराब व कबाब और रक्स व सुरूर की बेतकल्लुफ महफिल जमी हुई थी। सबने हमें खुशदिली से वेलकम कहा। अंग्रेज साहिबान से मेरा तारुफ हो चुका था। आलमगीर ने बेतकल्लुफी से जॉनी वॉकर की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई और पीने की दावत दी। मैंने शाइस्तगी से इनकार कर दिया। सलोविया इठलाकर बोली, चलें, इस फंक्शन में कोई तो हमारा साथी बना। उसका कहने का मतलब यही था कि वो शराब खाना खराब से शौक नहीं फरमाती। चौधरी अरबाब ने शौकत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां आपका एक साथी और भी है। ये तो और भी खुशी की बात है। सलोविया ने अपना सर ऊपर नीचे हिलाया। हम हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे, लेकिन गुफ्तगू का रुख बहुत जल्द बागपुर के तशवीशनाक हालात की तरफ मुड़ गया। चांद के जख्मी होने का जिक्र भी हुआ और उस खौफ व हरास पर भी बात हुई जो आम लोगों में फैल रहा था। मैं इस सारे मामले के हवाले से चौधरी के अंग्रेज मेहमानों की राय जानना चाहता था। ये लोग मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और कभी कभी बड़े पते की बात भी कर जाते हैं। अंग्रेजों में जैकब और हार्डी दोनों भाई थे। उनमें से जैकब बड़ा था। उसकी सेहत अच्छी थी, वरना मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 40 साल से ऊपर ही थी। उसके सुर्ख व सफेद चेहरे से अमारात और आसूदगी छलकती थी। उसकी घनी भवें और निहायत संजीदा चेहरा उसके तजुर्बे और उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त को जाहिर कर रहा था। 2 रोज पहले कुएं पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान में मुझे पता चला था कि जैकब लंदन के किसी कंपनी में हिस्सेदार है और उस कंपनी का ताल्लुक लोगों को तफरी वगैरह फराहम करने से है। आज इस बारे में कुछ मजीद तफसीलात मालूम हुई थी। वो उस कंपनी में एक चौथाई शेयर होल्डर था। जैकब का छोटा भाई हार्डी उसके माविन के तौर पर काम करता था। इससे पहले कि मैं जैकब से बात करता, वो पाइप का कश लेते हुए खुद ही बोल उठा। उसने अंग्रेजी में कहा, यहां अजीब वाकयात हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। सच्ची बात है कि मैंने आज तक ऐसी सरासीमगी की हालत नहीं देखी। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, मगर वो इतने एतमाद से बोलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चशमदीद गवाहों ने हमला आवर का जो हुलिया बयान किया है वो नाकाबिल यकीन है, लेकिन उनका इसरार है कि वही बयान कर रहे हैं जो उन्होंने देखा है। सलोविया अपने खूबसूरत दांतों की नुमाइश करके बोली, चौधरी साहब, हमारा ख्याल है कि आपको ज्यादा देर हमारा मेहमानदारी नहीं करना पड़ेगा। चौधरी की समझ में शायद ये बात नहीं आई, लेकिन मैं और शौकत मुस्कुरा दिए। सलोविया का मतलब था कि मौजूदा हालात से वो चारों भी खौफजदा हैं और बागपुर से वापस जाना चाहते हैं। मैंने जैकब को मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर जैकब, आपने मौजूदा हालात के हवाले से क्या नतीजा निकाला है? अभी मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था कि जैकब बोल उठा, एडिटर साहब, इस किस्म के वाकयात अक्सर रोनुमा होते रहते हैं। यके बाद दीगरे एक ही तरह की वारदातें होती हैं और लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। चंद माह पहले ईस्ट लंदन में भी इसी तरह एक सीरियल किलिंग हुई थी और कातिल गिरफ्तार नहीं हो सका था। उस वाक़े ने भी काफ़ी सरासीमगी फैलाई थी। उसने पाइप की राख छाड़ते हुए तंबाकू की थैली निकाली और बात जारी रखते हुए अंग्रेजी में बोला, मैं ज़ाती तौर पर हकीकत पसंद शख्स हूँ, लेकिन कोई भी इस तरह के मामले में हतमी राय नहीं दे सकता। जादू और हिप्नोटिज्म वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जिनका एतराफ़ अब साइंस भी करने लगी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप और हम जैसे लोगों की समझ से बालातर है। मगरिब में भी आसेब और अरवा और जादू वगैरह के बारे में संजीदा किस्म की बहसें होती हैं। बहुत कुछ कहा और लिखा जा रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि बागपुर में पेश आने वाले वाकयात का कोई गैर मरई पहलू हो सकता है? मैंने पूछा। सॉरी जनाब, जैकब ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ के हालात के बारे में बहुत कम जानता हूँ और ऐसी पोजीशन में हरगिज नहीं हूँ कि कोई वाज़ेह राय कायम कर सकूँ। बहरहाल ये सारा मामला दिलचस्प
और तवज्जो तलब है। सलोविया बोली, हमको तो डर लग रहा है एडिटर साहब, हम पाकिस्तान के बजाय कहीं अफ्रीका में है, वहां मैजिक और घोस्ट वगैरह का बहुत चर्चा रहता है। लास्ट ईयर हम तंजानिया में थी, स्मिथ भी मेरे साथ था, हमने वहां ब्लैक मैजिक का बहुत सा करिश्मा देखा। गुफ्तगू के दौरान में अचानक मेरी नजर बैठक के अध खुले दरवाजे से गुजरकर एक चेहरे पर पड़ी। ये बाबे सादिक का चेहरा था, बागपुर का वही सुर्ख सफेद और हर दिल अजीज बूढ़ा जिसकी टांगों में जवानों जैसी ताकत थी और जिसने बेखबरी में सलोविया को खेत में गिराकर खूब रगड़े दिए थे। यूं ही मेरी नजर पड़ी, बाबा सादिक फौरन दरवाजे से हट गया। अब वहां मखमल के लहराते हुए पर्दे के सिवा कुछ नहीं था। बाबे सादिक का अंदाज मुझे चौंका किया। मैं जानता था कि बाबा सादिक एक भला आदमी है। वो चौधरी अरबाब का मुलाजिम था और यहां हवेली में उसका पाया जाना काबिल फहम था। फिर भी बाबे का अंदाज गौर तलब महसूस हो रहा था। खाना आने वाला था, दस्तरखान बिछाया जा रहा था। तले हुए गोश्त और बासमती चावल की खुशबू अतराफ में फैली हुई थी। मैं हाथ धोने के बहाने बैठक से उठ आया, फिर तेजी से घूमकर बैरूनी दरवाजे की तरफ गया। बाबा सादिक उसी तरफ गया था, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। डेवड़ी में चौधरी का एक मुसल्ला कारिंदा फाटक की तरफ रुख किए खड़ा था और किसी से बातें कर रहा था। मुझे बाबा सादिक तो नजर नहीं आया, लेकिन यूं बाहर निकलने से मुझे खास बात का पता जरूर चल गया। हवेली की डेवड़ी में खड़ी सुर्ख कार शायद थोड़ी देर में कहीं रवाना होने वाली थी। दरअसल जब मैं बाबा सादिक की तलाश में नजरें दौड़ाने के बाद वापस बैठक की तरफ जाने लगा तो अचानक मेरी निगाह सुर्ख कार की तरफ उठ गई। चौधरी अरबाब का एक तराज कद मुलाजिम 2 राइफलें और एक थर्मोस कार में रख रहा था। थर्मोस में जाहिर है कि चाय या कॉफी वगैरह होगी। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि ये लोग कहीं शिकार वगैरह पर जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने उन्हें रात के वक्त ही शिकार पर देखा था। बहरहाल ये सूरत हाल गौर तलब भी थी। बागपुर और इर्द गिर्द के इलाके में खौफ व हरास की फजा तनी हुई थी। लोग सरे शाम ही घरों में बंद हो गए थे। ऐसे माहौल में शिकार और तफरीह के लिए निकलना कुछ अजीब सा लगता था। मैं किसी से कोई सवाल किए बगैर बैठक में वापस आ गया। यहां मुलाजिम खाना चुन चुके थे। बड़ा पुरतकल्लुफ मेन्यू था। भुनी हुई चांपें, रोस्ट की हुई मुर्गियां और दरिया की रहू मछली, तरकंडा मछली के बेसन लगे कतले, बिरयानी, पराठे और इसके अलावा और बहुत कुछ। स्वीट डिश के तौर पर गुड़ के स्पेशल चावल थे। उनमें बादाम, पिस्ता और किशमिश वगैरह डाले गए थे। अंग्रेज मेहमानों के आगे शराब और उसके लवाजमात भी सजाए गए थे। खाने के दौरान में हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही। सलोविया मुझसे मुखातिब हुई और मेरे प्रोफेशन के हवाले से सवालात करती रही। खाने के बाद भी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात होती रही। मैं इंतजार ही करता रहा कि चौधरी अरबाब अली या उसके मेहमानों की तरफ से कोई बताएगा कि वो लोग डिनर के बाद कहाँ रवाना हो रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने इस मौजू पर जबान नहीं खोली। यूं लगता था कि वो इस बात को जानबूझकर गोल किए हुए हैं। पता नहीं क्यों उनका ये रवैया मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। खाने के बाद हम साथ वाले कमरे में आ बैठे। यहां सुर्ख कालीन था और चारों तरफ गाँव तकिए लगे थे। शौकत ने आंखों ही आंखों में मुझे मायने खेज इशारा किया। शौकत का अंदाजा दुरुस्त था। अभी हमें बैठे हुए 2-4 मिनट ही हुए थे कि एक खुश जमाल नौखेज रक्कासा छम से अंदर आ गई। साथ में 2-4 साजिंदे भी थे। जरा ही देर में नौखेज रक्कासा का जिस्म साजों की संगत में निगाहों के सामने बिजलियां गिराने लगा। अंग्रेज हजरात भी लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन मैंने सलोविया के चेहरे पर संजीदगी और बेजारी के आसार देखे। ताहम इस हैजान खेज रक्स के बाद एक बांसुरी नवाज ने हाजरीन को एक खूबसूरत लोक धुन सुनाई। उस धुन को सलोविया समेत सारे मेहमानों ने पसंद किया, बल्कि दोबारा सुना। यह धुन उस तर्ज पर थी जिस पर हीर वारिस शाह पढ़ी जाती है। बांसुरी नवाज की परफॉर्मेंस के दौरान में ही छत पर एक खटका सा सुनाई दिया। फिर धम धम की आवाज चंद मर्तबा आई। मैंने देखा कि चौधरी अरबाब के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया है। उन लम्हों में छोटा चौधरी यानी आलमगीर भी एकदम मुस्तरिब दिखाई दिया। एक लहजे के लिए बाप बेटे की निगाह मिली, फिर आलमगीर तेज कदमों से बाहर निकल गया। मेरे अलावा शायद किसी ने भी यह सूरत हाल नोट नहीं की थी। दीगर हाजरीन के अलावा शौकत की सारी तवज्जो भी बांसुरी नवाज की तरफ थी। आलमगीर के बाहर जाने के थोड़ी ही देर बाद आवाज आना बंद हो गई। रात तकरीबन 11 बजे ये महफिल इख्तिताम को पहुंची। हम चौधरी अरबाब और उसके मेहमानों से इजाजत लेकर हवेली से निकल आए। आलमगीर हमें फाटक तक छोड़ने आया। हमारा रुख अब घर की तरफ था। गली दूर तक तारीक और सुनसान थी।
यकबस्ता सर्दी ने हर शय को ढांप रखा था। हमारे मेदों में गर्मा गर्म मछली थी, शायद इसीलिए सर्दी कुछ कम महसूस हो रही थी। कहीं पास ही ठेकरी पहरे वालों की सदा सुनाई दे रही थी, जागते रहना, खबरदार, जागते रहना भाइयों। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, शौके यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा अंदाजा है कि आज रात चौधरी और उसके मेहमान फिर कहीं निकल रहे हैं। क्या मतलब है? मैंने शौकत को बताया कि किस तरह मैं हाथ धोने के बहाने बाहर ड्योढ़ी की तरफ किया था और किस तरह वहां मैंने सुर्ख कार को तैयारी की हालत में देखा। लेकिन चौधरी या आलमगीर ने हमसे तो कोई जिक्र नहीं किया। यही बात गौर करने वाली है। उन्होंने दुनिया जहां की बातें की हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि वो अभी थोड़ी देर में कहीं जाने का इरादा रखते हैं। फिर मैंने शौकत को उन आहटों के बारे में भी बताया जो छत की तरफ से आई थी और जिन्हें सुनने के बाद आलमगीर फटाफट बाहर निकल गया था। यह कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मौजूदा सूरत हाल में इस पर गौर करना पड़ रहा था। शौकत ने बताया कि उसने भी छत से उभरने वाली मध्यम आवाजें सुनी थी। यार शौकत, क्यों ना देखा जाए कि ये लोग कहां जाते हैं? अगर चौधरी को पता चल गया तो बड़ा बदजन हो जाएगा। भाई, मौजूदा हालात में गश्त पर रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी निभाते हुए तुम किसी भी वक्त कहीं भी पाए जा सकते हो। लगता था कि मेरी बात शौकत के दिल को लगी है। यह भी मुमकिन था कि वो खुद भी इसी अंदाज से सोच रहा हो। हम दोनों की सोच अक्सर मिल जाती थी। घर की तरफ जाते जाते शौकत ने अपना रुख थाने की तरफ मोड़ दिया। मैं समझ गया कि उसने मेरा मशवरा कबूल कर लिया है। एक पतली गली से गुजरकर हम उस कुशादा रास्ते पर पहुंच गए जहां थाना वाक़ था। अंदर के 2 कमरों में लालटेन की मध्यम रोशनी छलक रही थी। 2 संतरी कंबल लिपेटे आग जलाए बैरूनी दरवाजे के पास ही एक छप्पर के नीचे बैठे थे। एएसआई नजीर रात की ड्यूटी पर मौजूद था। पहाड़ जैसी रात गुजारने के लिए उसके पास गर्म अंगीठी थी, एक ट्रांजिस्टर रेडियो था और बासी अखबार था। शौकत को अचानक थाने में देखकर वो बौखला कर खड़ा हो गया और सल्यूट किया। खैरियत तो है जनाब? हाँ, खैरियत ही है। तुम मुश्की और चितकोबरे पर काठी डालो, हमने कहीं जाना है। लेकिन सर, इस वक्त? नजीर ने कतरे हैरत से कहा। हाँ, इसी वक्त। तुम घोड़े तैयार करो, शौकत ने तहक्कुम आमेज लहजे में कहा। घुड़सवारी मेरा भी पसंदीदा मशगला था। मैं लाहौर में भी किसी न किसी तौर पर यह शौक पूरा कर लिया करता था। हम नजीर की दहकाई हुई अंगीठी के पास बैठ गए। हम दोनों खामोश थे, लेकिन जहन में एक ही अंदाज में सोच रहे थे। क्या वाकई चौधरी अरबाब अली और उसके अंग्रेज मेहमान कोई खास बात छुपा रहे हैं? क्या बागपुर में होने वाले पे दर पे हादिसात और इन मेहमानों के दरमियान कोई ताल्लुक है? 2 रोज पहले शौकत ने हवेली के अंदर से जो नस्वानी चीखें सुनी थी, वो भी अभी तक एक मुअम्मा थी। क्या हवेली के अंदर किसी को हब्से बेजा में रखा गया था? आज छत पर से उभरने वाली आवाजें सुनकर चौधरी और उसका बेटा क्यों चौंके थे? इस किस्म के कई सवालात जहन में कुल बुला रहे थे। आज चौधरी के मेहमान मिस्टर जैकब की बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी थी और यह जानने की कोशिश की थी कि जैकब बैन सुतूर क्या कह रहा है। मगरिबी ममालिक के बाशिंदों को अक्सर रोशन ख्याल और हकीकत पसंद समझा जाता है, मगर जैकब ने बागपुर के हालात के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू की थी, वो हकीकत पसंदी से हटकर थी। उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो भी इन वाकयात को पुरस्कार और नाकाबिल फहम करार दे रहा है। क्या वाकई वो ऐसा समझ रहा था या फिर हमारी उलझन को मजीद बढ़ाना चाहता था? अभी मैं शौकत से कुछ कहने ही वाला था कि वो बोल उठा। मुझे तो गोरा साहब यानी जैकब की बातों से ऐसा लगा है कि वो हमें खौफजदा करने की कोशिश कर रहे थे। समझा रहे थे कि यह कत्ल की सीधी सादी वारदातें नहीं हैं। इनके पीछे कोई ऐसी चीज है जो हमारी समझ से बालातर है और जो हमें नानी पड़नानी याद दिला सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम शक्ल से इतने ही उल्लू नजर आते हैं? अपने बारे में तो मुझे तसल्ली है कि मैं ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन तुम देहाती थानों में रहकर कुछ बुद्धू से जरूर लगने लगे हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो गोरा बंदर हमें वाकई बनाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर सोचने की बात यह है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वो सिर्फ शुगल कर रहा था या इसके पीछे कोई मकसद था? ये बात ठीक है कि ज्यादातर देहाती कमजोर अकीदे का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी जो समझदार हैं
وہ ان اونگی بونگی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 خون ہوئے ہیں، 2 جیتے جاگتے انسان مارے گئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یار۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی دوران میں 2 گھوڑے تھانے کے صحن میں پہنچ گئے۔ ایک مشکی رنگ کا، دوسرا چتکبرا تھا۔ دونوں پر زینیں کسی ہوئی تھیں۔ میں نے چتکبرے گھوڑے کو تھپ کی تھی اور اس پر سوار ہو کر دیکھا۔ شوکت کے کان مسلسل باہر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ حویلی یہاں سے بہت دور نہیں تھی۔ ہمیں پتا تھا کہ جو ہی سرخ کار اسٹارٹ ہو کر گلی میں پہنچی ہمیں اس کی آواز سنائی دے جائے گی۔ کار کی آواز سنتے ہی ہمیں بھی فوراً سوار ہو کر تھانے کے احاطے سے نکل جانا تھا۔ شوکت نے ASI نذیر سے کہا کہ وہ حوالدار فدا حسین کو گلی میں بھیج دے تاکہ جو ہی سرخ کار حویلی سے نکلے وہ ہمیں اطلاع دے دے۔ نذیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب فدا حسین تو 4 بجے ہی گھر چلا گیا تھا، اسے سردی کے ساتھ بخار ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بہانہ بنا رہا تھا، بس وہ ڈرا ہوا ہے۔ نذیر نے ہیڈ کانسٹیبل شمشاد کو باہر بھیج دیا اور مزید احتیاط کے طور پر خود بھی گلی میں ٹہلنے نکل گیا۔ شوکت نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھا اور انگیٹھی سے جلتی ہوئی لکڑی سے سگریٹ سلگا کر بولا، وہ میم بڑی غور سے دیکھ رہی تھی تیری طرف۔ لگتا ہے کہ اس دن کے واقعے کا اس پر کافی اثر ہوا ہے۔ کس واقعے کی بات کر رہے ہو؟ زیادہ بھولے بادشاہ نہ بنو۔ تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ کھیتوں میں میم صاحب باب صادق سے ڈر کر بھاگی تھی تو ٹھا کر کے تمہارے سینے سے آ لگی تھی، بلکہ لپٹ ہی گئی تھی۔ بڑی حسرت ٹپک رہی ہے تمہارے لہجے سے، میں نے کہا۔ نہیں یار، میں تو تمہاری قسمت پر رشک کر رہا ہوں۔ شاید ابھی ہم اس بارے میں مزید گفتگو کرتے، لیکن اسی دوران میں گلی کے آخری سرے پر انجن کا مدھم شور سنائی دیا۔ ASI نذیر تیزی سے اندر آیا اور اس نے بتایا کہ گاڑی حویلی سے نکل رہی ہے۔ شوکت نے اپنا ہوسٹا تھپتھپا کر ریوالور کی موجودگی کا اندازہ کیا، پھر اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گاؤں کی تاریک گلی میں یک بستہ سردی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دور فاصلے پر کار کی اخبی لال بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہمیں ان ہچکولے کھاتی بتیوں کو نگاہ میں رکھنا تھا اور ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرنا تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گھوڑوں پر سوکھ کار کا تعاقب اتنا آسان ثابت ہوگا۔ دراصل راستہ کچا اور ناہموار تھا۔ گاؤں کی گلیوں سے نکلنے کے بعد بھی کار کی رفتار زیادہ تیز نہیں ہو سکی۔ ہم محفوظ فاصلہ رکھ کر بآسانی کار کا تعاقب کرتے رہے۔ گھوڑے اچھی طرح سدھائے ہوئے تھے اور اونچے نیچے تاریک راستے پر چلنے کا خاطر خواہ تجربہ رکھتے تھے۔ گاؤں سے تقریباً 1 میل باہر آنے کے بعد ایک عمارت کے آثار نظر آئے۔ دراصل یہ گاؤں کا پرانا اسکول تھا۔ چند سال پہلے سیلاب کی وجہ سے اس اسکول کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس نقصان کے بعد ٹوٹی ہوئی دیواروں اور بیٹھی ہوئی چھتوں کے درمیان درس و تدریس کا سلسلہ کسی نہ کسی طور جاری تو رہا تھا، مگر پھر 2-2.5 سال مزید گزرنے کے بعد یہ عمارت بالکل کھنڈر بن گئی تھی۔ اب نیا اسکول گاؤں کے باہر بالکل قریب واقع تھا۔ جلد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کار کا رخ اسکول کے کھنڈر کی طرف ہے۔ ہماری توقع کے عین مطابق کھنڈر کے قریب پہنچ کر کار رک گئی۔ یہاں 3 اطراف میں خودرو جھاڑیاں تھیں، ایک طرف کھیت تھے۔ ہم نے بھی گھوڑے محفوظ فاصلے پر روک دیے اور پھر کچھ دیر تک انتظار کے بعد انہیں درختوں سے باندھ دیا۔ گاڑی کی روشنیاں بجھ گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ ثابت ہو رہا تھا کہ کار سواروں کی منزل یہی ہے۔ ہم دونوں پوری طرح چوکس اور حالات کے لیے تیار تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں نزدیک جانا چاہیے، شوکت نے سرگوشی کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ درختوں کی اوٹ میں چلتے ہم کماد کے 6-7 فٹ اونچے کھیت میں پہنچے اور پھر مزید احتیاط سے کھنڈر کی طرف بڑھنے لگے۔ کھیت میں چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ رات کا وقت ہو تو آواز نمایاں تر ہو جاتی ہے، لیکن اس روز چونکہ ہوا چل رہی تھی لہٰذا ہم آسانی سے آگے بڑھتے رہے اور کھنڈر کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ چند ہیولے بڑے محتاط انداز میں شکستہ عمارت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بات میں شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ کار سے برآمد ہونے والے افراد ہیں۔ ہم بڑی محفوظ جگہ پر تھے۔ کھنڈر سے نزدیک ہونے کے باوجود ہمارے دیکھے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ تقریباً 7 فٹ اونچی فصل کے درمیان کھڑے ہم اطمینان سے کار سواروں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ اندازہ ہوا کہ آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ دراز قد جیک اپ ان میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ایک فربا شخص کے کندھے پر جھولتی ہوئی گن بھی دکھائی دی۔ سلوویا ان لوگوں کے ساتھ تھی،
लेकिन मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो कहाँ है। बस 2-3 बार उसकी बारीक आवाज ही मेरे कानों तक पहुंची थी। अजीब सा लूच और अल्लड़पन था उसकी आवाज में। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मैं ना चाहने के बावजूद सिलोविया के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहा हूं। ऐसी बात नहीं थी कि मैंने इससे पहले कोई अंग्रेज लड़की ही नहीं देखी थी, लेकिन इस बात का एतराफ करना पड़ रहा था कि वो आम यूरोपियन से बहुत मुख्तलिफ थी। उसके तौर अतवार में मशरकियत छलकती थी, उसके शर्माने का अंदाज भी मशरकी था। इस कैफियत में उसके कान सुर्ख हो जाते थे और हल्की नीली आंखों में नशा तैरने लगता था। हकीकत यह है कि मेरे जहन से अभी तक वो लम्हात नहीं निकल सके थे जब वो अपने जिस्म की तमाम तरजोलानी और हशर सामानी के साथ मुझसे पेवस्त हो गई थी। बादजा उसके झेंपने का अंदाज भी उसी के लम्सी की तरह दिलकश साबित हुआ था। अब भी मैं तारीकी में गाहे बगाहे उसकी आवाज सुन रहा था। जब भी ये आवाज समाज से टकराती थी, दिल में खुदबुद सी होने लगती थी। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसी तरह ठिठरे हुए खेत में खड़े रहे। फिर हमने देखा कि कार सवारों में से 2 अफराद झुककर चलते हुए मुख्तलिफ अतराफ से खंडर की तरफ पड़े। सिलोविया समेत बाकी 3 अफराद नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन यकीनी बात थी कि वो आसपास मौजूद हैं। हमने अंदाजा लगाया कि उन्होंने खंडर से बाहर ही पोजीशन ले रखी है। खंडर की तरफ बढ़ने वाले दोनों अफराद बेहद मोहतात नजर आ रहे थे। लगता था कि हर कदम फूंक कर रख रहे हैं। उनके हाथों में टॉर्चें थीं। टॉर्चों के रोशन दायरे खंडर की बैरूनी दीवारों के मुख्तलिफ हिस्सों को चमका रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि उन दोनों टॉर्च परदारों में एक चेकअप है। कुछ देर तक टॉर्चों के रोशन दायरे इधर उधर हरकत करते रहे, फिर खंडर के अंदर पहुंचकर हमारी नजरों से ओझल हो गए। दोनों अफराद खंडर के अंदर दाखिल हो गए थे। कोई लंबा चक्कर लग रहा है, मैंने सरगोशी की। शौकत ने हंकारा भरा। उसका दायां हाथ बेध्यानी में बार बार होस्टर को छूता रहा। सबर आसमां लम्हात थे। कड़ाके की सर्दी में भीगे भीगे खेत के अंदर खड़े हमारी टांगे अकड़ने लगी थीं। रात के वक्त खेतों के अंदर हशरात का डर रहता है। जाहिर है कि इन हशरात में दुश्मन जान सांप भी शामिल होता है। इसके अलावा भी कई किस्म के जहरीले कीड़े मिजाज पुरसी का हक अदा कर सकते हैं। हमने ये सारे खतरात मोल ले रखे थे और नतीजे का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ साथ हम ये भी सोच रहे थे कि इस पुरस्कार ड्रामे में हमारा किरदार क्या हो सकता है। ये बात तो अब हम पर तकरीबन वाज़ेह हो चुकी थी कि यहां कोई संगीन किस्म का गड़बड़ घटोला है। 90% इम्कान था कि चौधरी के अंग्रेज मेहमान भी इस गड़बड़ घोटाले में मुलव्विस हैं। अब ये गड़बड़ घोटाला किस किस्म का था, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। एक इम्कान यह भी था कि सारे चक्कर का ताल्लुक बशीरे और सोहरा के कत्ल से हो। अगर ऐसा था तो फिर यह मामला और भी संगीन हो जाता था। मुझे चंद दिन पहले का वो वाकया रह रहकर याद आ रहा था, जब मैंने रात के आखिरी पहर छोटे चौधरी और उसके अंग्रेज मेहमानों को खेतों में घूमते फिरते देखा था। उस वक्त भी मुझे यही महसूस हुआ था कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। आखिर वो क्या ढूंढ रहे थे? मेरा ख्याल है कि हमें कुछ और आगे जाना चाहिए। शौकत ने सरगोशी की। हाँ तो चलो, जब ओखली में सर दे लिया है तो फिर डर किस बात का। हम दोनों एहतियात से आगे बढ़ने लगे। आखिरी चंद गज का फासला हमें चौपायों की तरह चलकर तय करना पड़ा। आखिर एक जगह हम औंधे मुंह ठंडी ठार जमीन पर लेट गए। भीगी हुई मिट्टी की खुशबू फसल की खुशबू से बगलगीर होकर हमारे नथनों में घुस रही थी। 2 मर्दाना आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये सिलोविया के अंग्रेज साथी थे। सिलोविया भी पास ही मौजूद थी। एक बार उसने हार्डी का नाम लेकर कुछ कहा था। दूसरी मर्तबा वो दबे हुए लहजे में बोली, उफ, मेरे पांव पर कुछ रेंग रहा है। ये आवाजें हमसे फकत 10-15 गज दूर थीं। मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों से किसी को खांसी या छींक आ जाए तो फौरन से पहले हमारा भांडा फूट जाए। सन्नाटे में अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। इससे आगे बढ़ना हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था, लिहाजा हम वहीं दुबक कर लेटे रहे। एक साया सा हमारे सामने लहराया और बड़ी एहतियात से खंडर की तरफ चला गया। गालिबन ये सिलोविया के 2 साथियों में से एक था। जरा देर बाद सिलोविया की बेजार आवाज कान में पड़ी। हार्डी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, प्लीज ना किया करो ऐसा। मैंने क्या कर दिया है? हार्डी ने मध्यम आवाज में कहा। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? सिलोविया के लहजे में बदस्तूर खफगी थी। यानी मेरा हाथ लगाना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। हार्डी को रूखा जवाब मिला। तुम ज्यादती कर रही हो डार्लिंग।
हार्डी ने भी गालिबन मुस्कुराते हुए कहा था, मेरा भी यही ख्याल है तुम्हारे मुताल्लिक, स्लोविया ने तुरंत जवाब दिया। इस गुफ्तगू से साफ पता चल रहा था कि स्लोविया और हार्डी में किस किस्म के ताल्लुकात हैं। इससे पहले कि उन दोनों में मजीद गुफ्तगू होती, खंडर की तरफ से एक निहायत कर्बनाक चीख बुलंद हुई और सन्नाटे का सीना चीरती चली गई। इस दिल हिला देने वाली आवाज के साथ ही किसी ने यके बाद दीगरे 2 फायर किए। स्लोविया और हार्डी दिखाई दिए। वो हमारे बिल्कुल सामने फसल में दुबके हुए थे, अब एकदम बेताब होकर खड़े हो गए थे। इस दौरान में 303 का एक फायर और सुनाई दिया। सिलोविया की चिल्लाती हुई आवाज कानों में पड़ी, वो रहा, वो देखो, वो जा रहा है। इसके साथ ही उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। हमने भी देखने की कोशिश की, लेकिन जहां हम खड़े थे वहां से कुछ दिखाई नहीं दिया। वो देखो, लगता है कि वो जैकब है। शौकत ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए जानिब इशारा किया। यकीनन वो लंबा तड़ंगा जैकब ही था। वो भागता हुआ स्कूल के खंडर से निकला। सुर्ख कार पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। वो चलती हुई कार में भाग कर बैठा। कार कच्ची जमीन पर धूल उड़ाती हुई तेजी से दाएं जानिब रवाना हो गई। कार की अगबी सुर्ख बत्तियां बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। उन हिचकोलों से कार की तेज रफ्तारी का पता चलता था। हम दोनों अपनी जगह साकित खड़े थे और सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। अंदाजा हो रहा था कि स्लोविया और हार्डी भी कार में बैठ गए हैं। देखते ही देखते कार काफी दूर निकल गई। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि घोड़ों तक पहुंचते, उन्हें खोलते और कार के पीछे जाने की कोशिश करते। कार की अगबी रोशनियां अब मत्थम नजर आ रही थीं और इंजन की आवाज भी खासे फासले से सुनाई देती थी। हम कुछ देर तक सुनगुन लेते रहे। आसपास कोई आहट नहीं थी। मैंने जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन उसे रोशन नहीं किया। शौकत ने रिवॉल्वर होस्टर से निकालकर हाथ में ले लिया। उसके बाद हम बड़े धीमे और मोहतात कदमों से खंडर की तरफ बढ़े। खंडर के अंदर पहुंचे तो शिकस्ता इमारतों की मखसूस बू नथनों में घुसने लगी। टूटी फूटी दीवारों के दरमियान कई जगह काई उगी हुई थी। कुछ दीवारें अब भी खासी बुलंद थीं। मैंने टॉर्च जला ली। टॉर्च की रोशनी खंडर के अंदर गर्दिश करने लगी और हम बड़े चौकन्ना अंदाज में दीवारों के दरमियान घूमने लगे। छठी हिस्स कह रही थी कि इन दीवारों के दरमियान जरूर कुछ न कुछ मामूल से हटकर है। अचानक मैंने कार के इंजन की मध्यम आवाज सुनी। मैंने शौकत को भी उस तरफ मुतवज्जे किया। इसके साथ ही मैंने टॉर्च बंद कर दी। एक दीवार की ओर से हमने देखा तो खदशात दुरुस्त निकला। कार की हेडलाइट्स नजर आ रही थीं। यकीनन ये वो सुर्ख कार थी। अभी थोड़ी देर पहले ये आंधी की रफ्तार से गई थी, लेकिन अब निस्बतन धीमी रफ्तार से वापस आ रही थी। 1.5-2 मिनट में कार खंडर के ऐन सामने पहुंच गई। इंजन ऑफ कर दिया गया, लाइट्स बुझा दी गई। फिर दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आई। हम अपनी जगह दुबके रहे और महसूस करते रहे कि वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं। गाहे बगाहे उनकी दबी दबी आवाजें भी समात तक पहुंची थीं। स्लोविया की खनकती हुई आवाज भी उनमें शामिल थी। कम से कम 4 टॉर्चों की रोशनियां खंडर के आसपास गर्दिश कर रही थीं। मुझे वो फिक्रा याद था जो कुछ देर पहले स्लोविया ने चिल्लाते हुए कहा था। उसने किसी भागते हुए शख्स की तरफ इशारा किया था और अपने साथियों को उसके बारे में खबरदार किया था। हम उस भागने वाले को देख ही नहीं सके थे, लेकिन कराइन से पता चल रहा था कि ये लोग किसी भागने वाले की तलाश में यहां पहुंचे हैं। वो कौन था, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। शौकत ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, शायद इन लोगों को शक है कि भागने वाला उन्हें चकमा देकर फिर से खंडर में आ गया है। हाँ, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं, मैंने कहा। और इसके अलावा एक और बात भी महसूस कर रहा हूं। वो क्या? शौकत ने कहा। वो लोग दोबारा खंडर के अंदर आने से कतरा रहे हैं। शायद तुम ठीक कहते हो, शौकत ने जवाबी सरगोशी की। अब क्या इरादे हैं? मैंने पूछा। आगे आगे देखो होता है क्या, शौकत ने कहा और खामोशी से अपनी जगह खड़ा रहा। मैंने भी उसका साथ दिया। बहरहाल हम ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार थे। मौजूदा सूरत हाल में कुछ भी हो सकता था। उन लोगों में से कोई भी हम पर फायर खोल सकता था। ये कोई गहरा चक्कर लग रहा था और चौधरी भी इसमें मुलव्विस थे। छोटा चौधरी यानी जवां साल आलमगीर अब भी उनके साथ था। गाहे बगाहे उसकी आवाज भी हमारे कानों तक पहुंच रही थी। तकरीबन 15-20 मिनट शदीद कशमकश के आलम में गुजरे। एक ही जगह साकित खड़े खड़े हमारी टांगें अकड़ गई थीं, बल्कि सर्दी के सबब पूरा जिस्म अकड़ा हुआ महसूस होता था। बिलाखिर आलमगीर और उसके मेहमानों की तलाश खत्म हुई। उन्होंने खंडर के गिर्द एक आखिरी चक्कर लगाया। 2 हेवले 2-4 कदम तक खंडर के अंदर भी आए। उसके बाद वो लोग वापस रुखसत हो गए। कार स्टार्ट हुई।
और उसकी आवाज बतदरीज दूर होती चली गई। कार का रुख वापस बागपुर की तरफ था। अब चारों तरफ गहरी तारीकी और मुकम्मल सन्नाटा था। बस किसी वक्त दूर किसी झाड़ी में किसी ठिठरे हुए कुत्ते की आवाज सुनाई दे जाती थी। हम दोनों खंडर के ऐन दरमियान में एक दीवार की ओट में खड़े थे। गहरे अंधेरे में कुछ अजीब सा लग रहा था। एक सनसनी सी थी जो शिकस्ता दरो दीवार से लिपटी हुई थी। मैंने एक बार फिर टॉर्च जला ली। सरकारी रिवॉल्वर बदस्तूर शौकत के हाथ में था। वो बड़ी चौकन्नी नजरों से इधर उधर देख रहा था। हम लंबी खुदरो घास के दरमियान चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता खंडर से बाहर निकलने लगे। एक बदली की ओर से आखिरी रातों के चांद ने जरा देर के लिए झलक दिखाई और फिर गायब हो गया। हम स्कूल के बरामदे में से गुजर रहे थे कि एक शय देखकर अचानक ठिठक गए। लंबी घास में कोई स्याही माइल चीज पड़ी थी। मैंने टॉर्च का रोशन दायरा उस शय पर मरकूज किया और एहतियात से आगे बढ़ा। ये किसी शख्स के फुल बूट थे। फिर टॉर्च का रोशन दायरा रेंगता हुआ 2 इंसानी टांगों पर पड़ा। दिल यकबार की शिद्दत से धड़कने लगा। मुझे अपने हाथ में टॉर्च लरजती हुई महसूस हुई। रोशन दायरा कुछ मजीद आगे सरका और एक शख्स का चेहरा हमारी निगाहों के सामने आया। ये एक मुर्दा शख्स का चेहरा था। मेरे खुदा! शौकत के होंठों से बेसाख्ता निकला। हमारे रूबरू शिकारी राजी जान की लाश पड़ी थी। मैं हाथ लगाए बगैर ही बता सकता था कि वो अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर चुका है। उसके सांवले चेहरे पर तशन्नुज की सी कैफियत थी। अभी 1.5-2 घंटे पहले यही शख्स हवेली में रक्स देख रहा था, बांसुरी की धुन पर वाह वाह कर रहा था और कड़क चाय की चुस्कियां ले रहा था। अब वो जिंदगी की सरहद पार करके अदमाबाद के सफर पर रवाना हो चुका था। आंखों को यकीन नहीं हुआ। हम चंद लम्हे साकित व जामिद खड़े रहे। फिर शौकत ने सरसराती हुई आवाज में कहा, एहतियात रखो, हमें कोई सबूत जाया नहीं करना। शौकत ने मेरे हाथ से टॉर्च ले ली और रिवॉल्वर मुझे थमा दिया। लाश के करीब बैठकर उसने बड़े ध्यान से मुआयना शुरू किया। पहले वाकयात की तरह मरने वाले की गर्दन पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। शौकत ने अपना बालों भरा हाथ आगे बढ़ाया और लाश के सर को हरकत दी। गर्दन अजीब बेढंगे अंदाज से एक तरफ ढलक गई। एक लम्हे में अंदाजा हो गया कि राजी जान की गर्दन तोड़ दी गई थी। हम बेहद एहतियात कर रहे थे कि कदमों के निशानात जाया होने ना पाए। शौकत ने लाश के इर्द गिर्द की शहादतें और अलामतें नोट कर ली और मुझे भी करा दी। शौकत ने राजी जान की जेबें टटोली। जर्सी के नीचे कमीज की जेब से 500-600 के करेंसी नोट निकले। एक जेब से सिगरेट की डिबिया और माचिस बरामद हुई। पतलून की पॉकेट से चंद बोसीदा कागजात मिले, उन्हें पॉलीथीन में लिपेट दिया गया। राइफल का लाइसेंस भी उनमें शामिल था। ताहम राइफल कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक अजीब सी सनसनी ने मुझे और शौकत को जकड़ लिया था। खास तौर से मैं खुद को बेहद पजल महसूस कर रहा था। इसके साथ साथ एक अनदेखा खौफ भी आसाफ को जकड़ता चला जा रहा था। अब तक बागपुर और गिरदो नवा में जितनी भी अफवाहें और खबरें गर्दिश करती रही थी, वो सब की सब एक शोर के साथ दिमाग में गूंज रही थी। इन सनसनीखेज लम्हात में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो मुख्तसर सा खाका जहन में आ रहा था, वो कुछ इस तरह था। शवाहिद से अंदाजा होता था कि चौधरी अरबाब अली और उसके गैर मुल्की मेहमान यहां बागपुर में कोई खेल खेल रहे हैं। शिकारी राजी जान भी इस पुरस्कार खेल का एक मोहरा था। ऐन मुमकिन था कि वो चौधरियों के लिए किराए पर काम कर रहा हो। उसकी जेब से बरामद होने वाले करेंसी नोटों से भी इस बात का इशारा मिलता था। यहां क्या खेल खेला जा रहा था, इस बारे में कई तरह के इम्कानात हो सकते थे। मुमकिन था कि 2 गिरोह एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हों। किसी खास मकसद के तहत वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। यह भी हो सकता था कि किसी नामालूम शख्स को पकड़ने के लिए तीनों गैर मुल्की हजरात अरबाब अली के साथ मिलकर कोशिशें कर रहे हों। यह शख्स बागपुर का हो सकता है और बागपुर से बाहर का भी। अजीबुल खलकत जानवर वाली बात भी बार बार जहन में आ रही थी। बहरहाल इस बात का कवी इम्कान था कि बशीरे और सोहरा का कत्ल इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि राजी जान अभी थोड़ी देर पहले कत्ल हुआ है और चौधरी इस कत्ल से पूरी तरह आगाह है। इसके बावजूद वो राजी की लाश छोड़कर वापस चले गए। उन्होंने लाश को छुपाने या अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की थी, हालांकि उन्हें मालूम था कि जानवर लाश को खराब कर सकते हैं। अचानक, बिल्कुल अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारे अक़ब पे मौजूद है। कोई जी रूह, कोई सांस लेता हुआ जिस्म। सर्दी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। एक सेकंड के लिए मेरे ज़हन में माफूकुल फितरत का खौफ जागा। फिर मैंने एक झटके से अपना रुख फेरा। टॉर्च का रोशन दायरा एक मुतहर्रिक जिस्म पर पड़ा।
ये जिस्म शौकत पर हमला आवर हुआ था। शौकत एक मजबूत और सख्त जान शख्स था। उसका वजन 80 किलो से कम नहीं रहा होगा। मैंने उसे लकड़ी के पुतले की तरह उछलकर खंडर की दीवार से टकराते देखा। शौकत के हलक से एक दिलदोज कर्राह निकली। दीवार की कुछ ईंटें उखड़कर दूर जा गिरी। मैंने शौकत को औंधे मुंह जमीन पर गिरते पाया। शौकत के हलक से निकलने वाली आवाज ने एक लहजे के अंदर मुझे समझा दिया था कि उसे काफी चोट लगी है। वो बेहोश हो गया है या कुछ देर के लिए बेकार हो गया है। शौकत के हाथ से टॉर्च लुढ़कती हुई दूर चली गई थी। उसकी आड़ी तिरछी रोशनी एक जिस्म पर पड़ रही थी, लेकिन क्या वो वाकई एक जिस्म था? मेरी आंखें खुली थीं और रगोपे में सर्दी की एक तेज लहर दौड़ रही थी। ये क़यामत के लम्हे थे। चंद लम्हे के लिए मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरा यकीन, मेरा ईमान, मेरी जुर्रत, मेरी रोशन ख्याली, सब कुछ एक खटाटूब तारीकी में डूबता चला जा रहा था। मैं बकामी होश व हवास अपनी खुली आंखों से एक माफूकुल अकल चीज को देख रहा था। शायद मेरे अल्फाज मेरी कैफियत को बयान करने से कासिर रहे। आधी रात का अमल, एक वीरान खंडर, मुझसे चंद फुट के फासले पर मेरे साथी का बेहरकत जिस्म और मेरे सामने एक नाकाबिले फहम हेफला, आड़ी तिरछी पड़ी टॉर्च की जर्द रोशनी में नजर आने वाला जिस्म। मैं उसे जिस्म ही कहूंगा। तकरीबन 5 फुट बुलंद था। सर आम इंसानी सर से तकरीबन 2.5 गुना बड़ा था और एक तरफ से दबा हुआ नजर आ रहा था। उसके जेरी बदन पर कोई नैकरनुमा शय थी। उसके चेहरे के सिवा सारे बदन पर लंबे बाल दिखाई दे रहे थे। उसकी टांगें सिर्फ 2 थीं, लेकिन मैं खुली आंखों से देख रहा था। उसके बाजू 4 थे। उस जिस्म की आंखें बिल्कुल गोल थीं और भद्दे मोटे होंठों के दरमियान से सफेद दांत झांक रहे थे। जुबैदा का बयान एक बाज़गश की तरह मेरे कानों में गूंज रहा था। यह नाकाबिले यकीन बयान आज कमोबेश एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बन गया था, और यह हकीकत मुझसे 5 कदम के फासले पर मौजूद थी। सांस ले रही थी, आंखें झपका रही थी। चंद लम्हे तक सकते में रहने के बाद मैं एक झटके से अपने हवास में आया। हवास में आने के बाद मुझे पहला एहसास यही हुआ कि मैं अपनी जिंदगी के शदीद तरीन खतरे से 2-4 हूं। आने वाले चंद सेकंडों में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे बखूबी याद है, उन लम्हात में मैं इस अमर को बिल्कुल फरामोश कर चुका था कि मेरे दाएं हाथ में 38 बोर का भरा हुआ रिवॉल्वर है और मैं अपनी शहादत की उंगली को एक चुंबिश देकर फायर कर सकता हूं। इससे पहले कि मुझे अपने हाथ में मौजूद आतिशी हथियार का इदराक होता और मैं इस इदराक से तवानाई हासिल करता, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मध्यम आवाज मेरे कानों से टकराई। ये आवाज उस मुतनफ्फिस के सीने से बरामद हुई थी जो मेरे सामने मौजूद था। मेरे पास ये नतीजा निकालने की मोहलत हरगिज नहीं थी कि जो खौफनाक चेहरा मुझे घूर रहा है वो इंसान का है, किसी दरिंदे का है, या किसी ऐसी माफूकुल फितरत शय का जिस पर मैंने कभी यकीन नहीं किया। इसी दौरान में अजीबुल खलकत वजूद ने एक कदम आगे बढ़ाया। यही लम्हे थे जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दाएं हाथ में जो सर्द बोझ है वो शौकत के रिवॉल्वर का है। ऐसा रिवॉल्वर जो एक रोशन धमाके से पिघला हुआ शीशा उगल सकता है। मगर इससे पहले कि मैं फायर करता या अपने सामने मौजूद इंसान नुमा वजूद को कोई डरी हुई धमकी देता, वो अपनी जगह से उछला और नाकाबिले यकीन फुर्ती से और ताकत से मेरे साथ लिपट गया। उसके करीब लम्स ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे सीने पर चोट लगी थी। एक कर्राह सी मेरे होंठों पर आते आते रह गई। मैं समझने की कोशिश करते हुए डगमगाकर खुदरो घास पर गिरा। मेरा दायां हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। शायद वो जमीन पर पड़ी हुई कोई ईंट थी। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकल गया। मेरा जिस्म उस अजीबुल खलकत चीज के बोझ तले पिसा जा रहा था। यकायक मैंने महसूस किया कि 2 खुरदरे हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी निगाहों के सामने बशीर सोहरा और राजी जान की लाशें घूम गई। उन सबको गर्दन दबाकर हलाक किया गया था। तो क्या आज इस वीरान रात के इन ठिठरे हुए लम्हात में मेरा भी यही अंजाम होने जा रहा था? एक इस्तरारी हरकत के तहत मैंने दिफाई अंदाज में हाथ उठाए और 2 बालों भरी कलाइयां मेरे हाथों में आ गई। कलाइयों को थामते ही मुझे मद्दे मुकाबिल की बेपनाह जिस्मानी ताकत का अंदाजा हुआ। उसकी गोल आंखें और सफेद नुकीले दांत मेरे चेहरे से बालिश भर के फासले पर थे। वो सांस ले रहा था और हर सांस के साथ तेज बू के भपके मेरे नथनों में घुस रहे थे।